नसीमुद्दीन साहब, आप आए हैं समाजवादी पार्टी में, तो आप अखिलेश यादव से प्रभावित होकर ही आए होंगे। अखिलेश यादव को क्या रेट करते हैं पॉलिटिक्स में आप? देखिए, मैं अखिलेश जी से 2012 में, जब मैं नेता विरोधी दल था जी। और वो माननीय मुख्यमंत्री थे, तब मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई, हाउस के अंदर भी। और पहले शुरुआत में तो जो हाउस की आ, चलने से पहले सर्वदलीय बैठक होती है, कभी उससे मुलाकात हो गई। और एक क्या था कि वो भी उस समय मैं विधान परिषद का नेता विरोधी दल था, तो वो मुख्यमंत्री के साथ साथ वो भी विधान परिषद के सदस्य थे, मैं भी विधान परिषद का सदस्य था जी। तो अक्सर बात होती थी। तो जो उनके बात करने का एक तरीका था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। दूसरी चीज उनका जो एक हर किसी को सम्मान देने का तरीका। मैं शुरुआत में जब एक बार उनसे मिलने गया, तो मुख्यमंत्री होते हुए भी कोई व्यक्ति बाहर तक छोड़ने आए, ये बड़ी बात है। मुझे ये बात उनकी बहुत भाई, और मैंने सोचा कि उसी समय से मैंने सोचा जो भी मेरे यहाँ आते हैं, मेरा भी ये फर्ज बनता है कि कम से कम मैं अपने बाहर तक उनको छोड़ने जाऊं। अच्छा, अखिलेश जी से आपने सीखा ये उनकी बात मुझे भाई, और ये बात मुझे अच्छी लगी और मैंने उसको अपनाया। तो बहुत और सारी बातें हैं। काम करने का तरीका उनका था, लोगों को सम्मान देने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, हाउस के अंदर भी एक जो बात रखने का तरीका होता है कि एक मजबूती के साथ, एक वजन के साथ अपनी बात रखे सरकार पक्ष। हमारा तो काम था, सरकार विपक्ष में थे, कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना। कोई भी होता, अखिलेश जी होते या मेरा कोई भी होता, मुझे मेरी वो दायित्व था कि मुझे, और उससे होता भी क्या है कि बहुत सा, जैसे हम लोग सरकार में थे तो विपक्ष से के बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते थे कि जो जानकारी हमको नहीं थी वो विपक्ष से मिल जाती थी। तो हमारा एक उद्देश्य ये भी था कि सरकार को वो जानकारी मिले जो उसके नॉलेज में नहीं है, और ताकि उसमें अमल हो और जनता के हित में, समाज के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में वो कदम उठाए। तो वो उस चीज को गंभीरता से लेते थे। ये भी उनके अंदर खास बात थी, उसको अवॉइड नहीं करते थे। विपक्ष अगर कुछ बोलता था तो, विपक्ष अगर बोलता था और उसमें सच्चाई है और उसमें सच्चाई के साथ साथ उसमें वेट है, तो वो उसको अहमियत देते थे। चीफ मिनिस्टर के तौर पर कहते हैं, वो दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया, विकास किया। आप तो बसपा में भी 18-19 विभागों के मंत्री थे। तो अखिलेश जी ने जो डेवलपमेंट की बात की है कि काम बोलता है, वाकई आप मानते हैं कि इस तरह की बातें हैं? ये तो मैंने जिस दिन ज्वाइन की 15 फरवरी को, उसी दिन मैंने बोल दिया था। बहुत से मुख्यमंत्रियों ने काम कराए, लेकिन अखिलेश जी ने भी काम कराया, अभी भी काम हो रहे हैं। कुछ ऐसे काम हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं, और उसको आप भी हाँ कहेंगे, भले ही आप अपने कैमरे में बोले या ना बोले, दिल से बोलेंगे। उदाहरण के लिए एक मैं आपसे बता रहा हूं, एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना है, अभी ये बनके तैयार हैं और इसमें लोग चल रहे हैं, ये एक्टिव हैं। कई अभी और बन रहे, गंगा एक्सप्रेसवे, लेकिन वो अभी निर्माणाधीन है। उससे पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना, आप उसकी क्वालिटी और दूसरे एक्सप्रेसवे की क्वालिटी देख लें, जमीन आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। सहमत हूं मैं आपकी बात। भाई धन्यवाद, आप सहमत हैं। तो मैं वही बात कर बोल रहा हूं, मैं कमी नहीं निकाल रहा हूं। और यहां भी मेरा विपक्ष में रहते हुए सरकार को ध्यान आकर्षण कराना है कि ये जो कमी है
मेरा अनुरोध है सरकार से कि आगे जो आप करवा रहे हैं, पहली बात तो ये बने हुए हैं उसको सही कराइए। उनकी क्वालिटी सही नहीं है, उसको सही कराइए। अभी सही हो सकता है, कोई ऐसी बात तो है नहीं, ऊपर से लेयर पड़ जाती है, वो सब ठीक हो जाता है। और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मैं भी रहा हूँ, तो वो बाद में भी हो जाता है। और जो आगे निर्माणाधीन है, अब जैसे गंगा एक्सप्रेसवे में अभी एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मर गए, ऐसी स्थिति ना आने पाए। मैं कभी नहीं निकाल रहा हूं, मैं एक अनुरोध कर रहा हूं कि जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने शासनकाल में, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, तो दूसरे जो आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी उतनी ही बेहतर होनी चाहिए। और भी एक्सप्रेसवे हो गया, गोमती रिवर फ्रंट आपके सामने, गोमती के किनारे कूड़े का ढेर लगा रहता था, बदबू आती थी। और आज से नहीं, मैं जब से लखनऊ आ रहा हूं बचपन से, तब से देख रहा हूं। आज वहां सौंदर्यीकरण हो गया, लोग घूमने जाते हैं, जाके अपना टाइम बिताते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा काम हुआ है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा, घोटाले का आरोप लगा, एक आध घोटाले बताइए तो फिर मैं उसके बारे में। रिवर फ्रंट घोटाला साबित क्या हुआ? आरोप लगना तो अलग बात है, अगर वो साबित हो गया है तो आरोप सही है। तो आरोप लगना अलग बात है, लेकिन आरोप सिद्ध हुए कि नहीं हुए, बात ये है। ठीक बात। और आरोप लगाना विपक्ष का काम है, और विपक्ष का मतलब अगर कोई सत्ता में है और हमारा विपक्षी है तो वो भी विपक्ष हो गया। ठीक बात है। होता क्या है कि हम दूसरे की कमी निकालते हैं। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, दूसरे मेरे पास विभाग थे। आप एक एक ढूंढ करके ले आइए कि क्या मैंने पूर्व की सरकार का कोई काम में कमी निकाली? मैंने निकाली? कहीं एक बता दीजिए कोई काम, किसी मंत्री की, किसी सरकार के, किसी उसकी, कि मेरे पास ये डिपार्टमेंट हो गया, अब इसकी जांच कराओ, अब इसका ये करो, अब इसका ये करो। भाई जो किया अधिकारियों ने किया, जैसा किया उसको दुरुस्त करना है। तो आप हम आरोप लगा दें और सिद्ध न कर पाए तो हमारी बात खराब हुई ना। और रिवर फ्रंट के अलावा और आपको क्या ऐसा दिखता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चों के बारे में लोग कभी कापी किताबें दे देते थे, बहुत बड़ा काम कर दिया। छोटे बच्चों को खिचड़ी खिला दी, बड़ा काम कर दिया। लेकिन जब ये कंप्यूटर का युग है, तो स्टूडेंट्स को लैपटॉप या टैबलेट देने का काम किसी सरकार ने अगर शुरू किया तो श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। स्टूडेंट्स के लिए हर टाइम अगर कोई खड़ा रहा तो यह सरकार खड़ी रही। दूसरा क्या है कि बेरोजगारी भत्ता अगर इंडिया में किसी ने शुरू किया, यूपी में नहीं, पहली बार बेरोजगारी भत्ता अगर किसी ने शुरू किया तो श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने शुरू किया। किसानों के लिए जो खाद की मारामारी रहती है, आए दिन लाठीचार्ज हो रही, कहीं कुछ हो रही, मैं कमी नहीं निकाल रहा हूं, ये होता है क्योंकि एक समय पे सबको बुआई करना है, तो एक समय पे खाद चाहिए, टाइम वही होता है। अगर आगे पीछे हो गया तो बुआई पिछड़ गई तो पैदावार प्रभावित होगी। ऐसा 5 साल की सरकार में, श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में नहीं हुआ। और किसानों को जो मूल्य है वो सही मूल्य और सही वेट, खाद के कट्टे का जो बोरी, आप जब विपक्ष में थे, अखिलेश यादव की सरकार में आप घेरते थे, तो आपको क्या लगता था? वो विधान परिषद में आपके साथ थे, उनमें क्या लगता था कि वो जो नेता पुत्र हैं उतने काबिल होते नहीं हैं, योग्य पिता के योग्य पुत्र बिरले होते हैं? अखिलेश यादव में आपको देख के लगता था कि ठीक है, ये पहली बार में मुख्यमंत्री बनाया है मुलायम सिंह जी ने, तो इसमें इनमें दम है या नहीं है?
कुछ देख के लगता था? देखिए, आप 10-20 हजार साल पहले चले जाइए, 5,000 साल पहले चले जाइए, ये शब्द सही नहीं है कि नेता पुत्र या राजा पुत्र काबिल नहीं होते। मुगलों का पूरा शासन उठा के देख लीजिए, आगे चले जाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के 2 पुत्र थे। अब मैं ये आप डिटेल में नहीं जाना चाहता। उसके और पहले, उसके और आगे पीछे आप चले जाइए। हमारे पैगंबर थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 पुत्र थे, दोनों पैगंबर थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम से के पुत्रों से उनके से हमारे बड़े पैगंबर साहब हैं। तो ये कहना मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कहीं हुआ होगा। नहीं, तो आपको लगता था कि इस लड़के में, उस समय नौजवान थे, दम है? नौजवान तो आज भी नहीं, तो फिटनेस की वजह से। अभी कहाँ फिटनेस कम है? हाँ भाई, फिटनेस आज फिटनेस बराबर बहुत अच्छी है, इसीलिए तो कह रहा आज हूं। बराबर वो कभी बैडमिंटन खेलते हैं, कभी लॉन वही कह रहा हूं, इसीलिए तो नौजवान आप कह रहे हैं ना। लगाना शुरू कर देते हैं मैदान में। मैं कह रहा हूं कि आप जब देखते थे तो लगता था कि करंट है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कानून व्यवस्था बेहतर थी? मैंने कहा ना, कंट्रोल था। अखिलेश जी का कंट्रोल था जी। सबसे ज्यादा आरोप तो यही लगता था, यही आरोप लगा कि आप लोग बसपा में सत्ता में आए थे, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर मारे हाथी पर। देखिए, कुछ न कुछ ऐसे इशूज लाए जाते हैं राजनीति में कि एक वारदात हो गई, उसको लेकर के हम चल दिए। तो अब मैं बिल्कुल साफ कह दूं कि जो अभी सरकार है उसमें भी वारदात हो रही। अखिलेश जी की उसमें हुई, हम जब सरकार में थे तब भी हुई, इससे पहले जब सरकार थी तब भी हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे भी वारदात होती थी। तो अब कोई भी नारा कहीं दे दिया जाता है, वो अलग बात है, और वो नारा किसने दिया उस पर मैं नहीं जाना चाहता, वो फिर लंबी बात हो जाएगी। नहीं, बताइए ना थोड़ी। वो कोई मतलब नहीं है। नारा लगा था, किसने लगाया था? बिल्कुल लगा था, ये बिल्कुल सही है। तो अब कहने को कुछ भी कोई कहे, वो अलग चीज है, लेकिन क्राइम समाप्त ना हुआ है ना होगा। कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल हुआ है, कंट्रोल करना चाहिए। अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी में मुसलमान बहुत प्रभावित रहते हैं। मौलाना मुलायम सिंह यादव और अखिलेश जी के प्रति भी एक झुकाव रहता है। आप मानते हैं कि अखिलेश जी को मुसलमान सबसे बड़ा इस प्रदेश का नेता मानता है? वो तो रिजल्ट बताता है। अभी 2024 लेटेस्ट पोल हुआ है, उसी को उठा के देख लीजिए। वो तो रिजल्ट बता रहा है। मुसलमान भर क्यों, हिंदू भी मानता है। नहीं, मुसलमानों का आकर्षण अकेले मुसलमान, हाँ है, कह तो दिया, बिल्कुल मानता है। अकेले मुसलमान पे इतनी सीटें थोड़ी जीती जाती। बात उसकी नहीं है। आप उस समुदाय से आते हैं, तो मुसलमानों के बीच में आप जब बैठते हैं तो वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बारे में क्या बात करते हैं? देखिए साहब, मुझे इसी से अंदाज लग गया। मैं, क्योंकि जैसे मैंने ज्वाइन किया तो रमजान शरीफ शुरू हो गए जी, और रमजान के शुरुआती दिनों में तरावी होती है, कुरान पढ़ा जाता है। तरावी तो पूरे महीने में होती है, लेकिन कुरान जहाँ पूरा हो जाता है तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं। तो 15 से ये हुआ, 17-18 से रमजान शुरू हो गई, तो बाहर में निकला नहीं। लेकिन जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, बधाई के लिए जितने भी जोश से मुसलमानों ने कहा कि आपने बिल्कुल सही काम किया, दूसरों ने भी बधाई दी। ब्राह्मण ने भी, क्षत्रिय ने भी, बैकवर्ड ने भी, शेड्यूल कास्ट ने भी, सबने यहाँ करके हजारों लोगों, करीब हजारों लोग निकले गए होंगे जो ज्वाइन किए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद जिनको भी मालूम हुआ, जो आ सके वो आए, वरना फोन पे ही उन्होंने मुबारकबाद दी। इसका मतलब क्या है? इतना जोश मुझे कभी नहीं दिखाई दिया। मुसलमानों का आकर्षण अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रति क्यों है, आप भी महसूस करते थे? देखिए,
एक विश्वास होता है, उनको विश्वास है, दूसरे नेताओं की अपेक्षा उनके ऊपर विश्वास है, इसीलिए तो है ना ऐसा कि इनकी सरकार बनेगी तो हमारा भी हित सुरक्षित रहेगा। आपको लगता है कि सुरक्षित रहेगा? तभी तो आया हूँ, मुसलमानों के साथ साथ सबका हित सुरक्षित है, वरना मैं क्यों आता? अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए आए हुए, अच्छा ही है तभी तो आया हूँ। वो ऐसी भी तो है। देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। ओवैसी को मुसलमानों के लिए कितना बड़ा नेता मानते हैं? अब वो इलेक्शन आपके सामने, पिछले इलेक्शन देख लीजिए, आगे इलेक्शन देख लीजिएगा, अपने आप सामने आ जाएगा। जिसको मुसलमान लाइक करता है उसको वोट देता है। अब आगे भी पता चल जाएगा, पहले भी आपके सामने। जिसको नेता मानेगा उसी को तो वोट देगा। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो है। आजम खान साहब जब समाजवादी पार्टी में सक्रिय थे, आजम खान से आपने देखा कितना प्रभावित है आजम खान साहब? आज भी प्रभाव है, तब भी था, आज भी है। कोई प्रभाव घटा थोड़ी। क्या है उनमें? एक आकर्षण होता है, बात करने के तरीके से, लोगों को मुतमईन करने का तरीका, संतुष्ट करना। और कई चीजें ऐसी होती हैं जो हर चीज शब्दों में नहीं, अलग अलग लोग अलग अलग अंदाज में उनको भी देखते हैं, आपको भी देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, तो वो उनको बेहतर माना। समाजवादी पार्टी में आजम खान का योगदान मानते हैं? अरे फाउंडर मेंबर है, योगदान, वो फाउंडर मेंबर है, योगदान बहुत बड़ा योगदान है, ये सब जानते हैं। और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ जब समाजवादी पार्टी बनी, उससे पहले से उनके साथ है। नेताजी को आपने मुख्यमंत्री के तौर पर देखा, नेताजी में क्या आपको लगता था? नेताजी की एक खास बात मैंने ये देखी, असल बात में जब 91 में मैं एमएलए जीता तो हम 12 एमएलए थे, मुस्लिम मैं अकेला था, बहुजन समाज पार्टी से। तो राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव हुआ, तो नेता ये हमारे यहाँ फैसला लिया गया कि हम लोग राज्यसभा विधान परिषद में वोट समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को देंगे। तो हम लोग उनके यहाँ रुके, नेताजी के यहाँ, तब उनको नजदीक से देखने का, जानने का, बहुत सी उन्होंने ऐसी चीज बताई। इसके बाद फिर 1993 में सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़े। झांसी में कार्यक्रम हुआ चुनाव से पहले, किला के नीचे, मुझे आज याद है। वो एक एक कार्यकर्ता को माइक से आवाज देके, अरे तुम इधर कहाँ हो, इधर आओ, मिलके जाना, तुम ऐसे नहीं वो करना, तुम फला करना। ये बहुत बड़ी बात है, एक एक कार्यकर्ता को पहचानना और हर जिले में पहचानना। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक पूर्व मुख्यमंत्री, होने वाले मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री वही हुए थे, का ये कर पाना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, नेताजी के साथ जब हम लोग रहे तो उन्होंने जो बताया कि उन्होंने अखाड़े से कैसे शुरू किया, वो राजनीति के पहलवान के साथ साथ अखाड़े के भी पहलवान थे। उन्होंने वहां कितनी पटकनी लगाई है वो भी जानकारी मिली। हालांकि हमने पहलवानी नहीं की है, लेकिन एक इंटरेस्ट तो होता है। इसके बाद वो कैसे आए और कितना संघर्ष किया उन्होंने स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के साथ, राजनारायण जी के साथ, तो कैसे क्या किया, सारी 4 दिन हम वहां रहे, सारी बात उन्होंने बताई। तो एक अलग से हुआ कि बताइए इनके बारे में, हम कुछ नहीं जानते हैं, यही जानते थे कि ये मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये सारी बातें थी। उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे, 1991 में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी थे, तो उस समय की बात है। तो इसके बाद एक बार दिल्ली से हवाई जहाज में हम लोग आए तो अगल बगल बैठ गए, ये बात की बात है। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि
जो रह गई थी बातें उस समय, चूंकि रक्षा मंत्री उस समय नहीं थे, तो उन्होंने रक्षा मंत्री की बात बताई कि जब वो रक्षा मंत्री थे तो बॉर्डर में कौन सी सड़कें कैसी क्या कराई, कैसे क्या मैनेजमेंट करते थे, विदेश के को कैसे देख करके करते थे, क्या रणनीति कैसी होती थी। तो एक ये कि वो मैदान के साथ साथ वो अच्छे राजनीतिक के साथ साथ एक अच्छे मैनेजर से, उनका मैनेजमेंट एक अलग था। अच्छा, जो सरकार बनी थी मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम वाली सरकार जो थी, उसमें साथ में काम भी आप किया, मंत्री भी थे आप? उसमें मंत्री नहीं थे सरकार में, आप तो बसपा की स्थापना से पहले से थे, तो उस वक्त काशीराम, तो वो उस सरकार जब काशीराम और मुलायम सिंह जी मिलने की सोचे तो उसकी वजह क्या थी? देखिए उस समय ये जो फिरका प्रस्त ताकतें हैं धीरे धीरे कमंडल की ताकतें सर उठा रहे। कमंडल भर की बात, कमंडल से किसी को इतराज नहीं था। कमंडल किसी की आस्था का अगर बात है तो क्यों कमंडल पे कोई प्रश्न उठाएगा? नियत की बात है, लोगों को बांटने की बात है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, वर्ग के नाम पे, बात वो थी जी। कमंडल का क्यों विरोध करेंगे? वो तेजी से बढ़ना शुरू हो रहा था और पनपना शुरू हो गया था जी, जिसको रोकना जरूरी था, भाईचारा पैदा करना जरूरी था, और वो हुआ भी। इसीलिए काशीराम जी और मुलायम सिंह जी एक हुए, बिल्कुल, देश में अलगाव को रोकने के लिए। बिल्कुल, अलगाव अगर होगा तो विकास रुकेगा, विकास रुकेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो उस सरकार में सबसे जो सरकार बनी थी मिली जुली, उसमें सबसे खास बात क्या थी? वही मैं बता रहा हूं ना, उस सरकार में जब तक तालमेल बना रहा तब तक तो ठीक, और फिर बीच में तालमेल खराब हो गया सामने। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए कभी कभी होता है कि परिवार बड़ा है जी, उसके लिए जिम्मेदार नेताजी नहीं है, परिवार बड़ा है। जो परिवार के लोग अलग अलग जिलों में रहते हैं, कभी उनमें ना इत्तेफाकी हो जाती है, विवाद हो जाता है। ये इस तरीके की बातें उस टाइम पे उत्पन्न हुई थी, कई जिलों थे, तो ये उसको मैनेज करने का भी पूरा व्यवस्था नेताजी ने की कि किसी तरीके से ये मैनेज हो, और होता भी रहा। फिर तो ये जो घर में दर बर्तन होते हैं तो आवाज तो आती है। तो जो सपा और बसपा की मिलीजुली सरकार थी, उसमें जो टूटन हुई, जो बिखराव हुआ, उसके लिए जिम्मेदार मुलायम सिंह जी थे? देखिए ऐसा है कि उसमें मैं बहुत अंदर नहीं घुसा हूँ, उस समय मैं मेरठ में था, और जब ये समर्थन वापस ले लिया गया तब मैं आया। कोई बात रही होगी, कहाँ से क्या बात है, कैसे, किसको जिम्मेदार मानते हैं? बसपा को मानते हैं कि सपा को मानते हैं? देखिए ना, इत्तेफाकी दोनों तरफ से हुई होगी ना, एक तरफ से नहीं होती। अब उसकी गहराई क्या है मैं क्या बताऊं। आप तो बड़े नजदीक रहे हैं मायावती जी के। जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, जिसमें मायावती जी ने अभी कल परसों में भी बोला कि मुझे मारने की कोशिश की गई, मुझे जान से मारने की कोशिश हुई, तो वो गेस्ट हाउस कांड के लिए जिम्मेदार आप मानते हैं, जो जिम्मेदार वो मानती हैं कि मुलायम सिंह जी और समाजवादी पार्टी रही है? देखिए गेस्ट हाउस कांड जो हुआ जी, ये कोई जरूरी नहीं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने ऐसा करा या कराया, वो या उनके परिवार के वहां कोई दिखाई नहीं दी। कभी कभी लोग अत्युत्साह में भी कर डालते हैं, यह अंदाज बता रहा हूँ, ऐसा किया है मुझे नहीं मालूम, समझ गया, मैं अंदाज बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वहां पे कैसे हालात पैदा हुए ये अंदर मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है नेताजी का ऐसी मंशा नहीं रही होगी, और ना ऐसा उन्होंने कहा होगा। बहन जी ने अभी सोशल मीडिया पे लिखा
कि समाजवादी पार्टी जो दलित प्रेम दिखा रही है वो झूठी है, फरेबी है, गलत है, उसका बहुजन प्रेम जो है वो सही नहीं है? क्या है ये बात? तो 2024 में दलितों ने, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने साबित कर दिया ना कि हम समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं। तो प्रेम है तभी तो पसंद करते हैं। मैं बहन जी की बात का खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रेम तो है ना। बहन जी ने कुछ सोच के कहा होगा, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है वो सामने है, वो तो मानना पड़ेगा जो है। मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी जो एक नेता के तौर पर जितना लोकप्रिय रहे, तो वो आप लोग विपक्ष में थे तो कैसे देखते थे? क्या मिलना जुलना कभी था? तो कैसे आप फील कैसे करते थे उनको? देखिए, वो बहुत उनकी भी आदत थी, वही असर तो है ना अखिलेश जी में, पिता का तो सारा वो जाता क्या है असर है? उनके भी मिलने का तरीका अलग था। मैंने जैसे बताया कि झांसी में वो एक एक वर्कर को वहां से बुलाते थे, और 3-4 दिन जब हम उनके यहाँ घर में रहे, वहीं खाना है, वहीं सोना है, वहीं दिन बाद में वोट दिया, तो हम लोग और जान गए कि नहीं भाई, ऐसे नहीं आगे बढ़े हुए हैं, और नेताजी नेताजी हैं। कभी पहले मन नहीं हुआ आपको कि सपा में आ जाते, मौलाना मुलायम सिंह के पार्टी में? नहीं, जब एक पार्टी में थे तो छोड़ना मुनासिब नहीं था। अब बहुत 24 की बात कर रहे हैं, राहुल जी और अखिलेश जी दोनों मिलकर लड़े, उसमें योगदान राहुल जी का ज्यादा था जो सीटें आई हैं मोदी को रोकने में, या अखिलेश जी? अब ये पैमाना मेरे पास नहीं है, कैसे नापता। आप कांग्रेस में लेकिन 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 जो है, आप खुद जानते हैं कि 22 में क्या पोजीशन है, आप देख लें, उससे पहले के चुनाव के देख लें क्या पोजीशन है। तो योगदान, जब सीटें ज्यादा लड़ रहे हैं तो सीटें जीतने में भी योगदान उसी का होगा जो ज्यादा लड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस का योगदान नहीं है, बिल्कुल है। राहुल जी अच्छे नेता हैं, राहुल जी ने बहुत मेहनत करते हैं वो, तो दोनों ने मिलकर के बीजेपी को पीछे किया 2024 में। तो इसमें कौन अच्छा, कौन बड़ा, कौन बुरा, कौन ये इस पे मैं नहीं जाता हूँ, दोनों का योगदान है। दोनों गठबंधन में, इसलिए कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं बताएंगे आप? नहीं, क्यों कंपेयर करें। तो आप जब कांग्रेस में गए थे तो राहुल गांधी में क्या लगता था आपको, और क्यों छोड़ के चले आए? नहीं, राहुल गांधी जी अच्छे आदमी है, क्या लगता था, लगते हैं अच्छे आदमी हैं। अभी बुलाएं तो चले जाएंगे? नहीं, बुलाने का मतलब, अगर कांग्रेस में ज्वाइन करने की बात है तो भाई मैं रोड थोड़ी बदलूंगा। अब सपा में आया हूँ, सपा में रहूंगा। बहुत मनाने की कोशिश की गई आपको। चलिए, वो पुरानी बात हो गई। इतनी भी कहाँ पुरानी हुई, बहुत मनाया गया आपको, प्रदेश अध्यक्ष आए, सब आए, उससे कोई फायदा नहीं है। दिल पे बहुत अब जब दूसरी पार्टी में आ गया मैं, नहीं मतलब दिल पे ठेस लग गई थी बहुत। नहीं, ठेस क्यों लग गई थी, काम करना है, नहीं काम कर पाया, मेरी गलती नहीं होगी, मैं नहीं काम कर पाया। यहाँ मुझे लगता है मैं काम कर पाऊंगा। आपको मीडिया कम्युनिकेशन दे दी, आप तो मीडिया से कभी भी बहुत मीडिया प्रेमी नहीं रहे, मीडिया से कम्युनिकेशन में आपको नहीं लग रहा है ऐसा विभाग दे दिया कि आपको फेल ही हो जाना था? देखिए, मीडिया प्रेमी नहीं होता तो आप यहाँ नहीं बैठे होते। ये तो आप मनुष्य प्रेमी हैं। और फेल ही हो जाना था, मैं फेल कहाँ हुआ? मतलब बहुत कुछ, मेरे पास मीडिया के नजदीक मैं नहीं रहा, ये सही है। हाँ। लेकिन मीडिया फेल हो जाना था, मैं कहाँ फेल हुआ? जितने अच्छे ढंग से मैंने चलाया, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए अभी चले जाइए, मैं इस पार्टी में आ गया हूँ, पूछ लीजिए कि सबसे अच्छा मीडिया चेयरमैन कौन था। मीडिया के जो प्रवक्ता हैं, जो पैनलिस्ट हैं, वो अपने आप बता देंगे। मेरा ये कहना है, आप संगठन के आदमी हैं, बहन जी ने आपसे संगठन का काम लिया, आप प्रशासन के आदमी, आप 19 विभागों के मंत्री रहे, ठीक, कभी मीडिया आपने देखा ही नहीं। जैसे आप जिस पार्टी में, आप बसपा में, रुचि की बात होती है, मैं कहीं आपको कम और ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं कह रहा हूं रुचि की विषय है, एक्सपर्टीज की बात है। जब बसपा में आप थे तो ब्रजेश पाठक और सतीश चंद्र मिश्रा जी मीडिया देखते थे, आपको कभी मीडिया में नहीं लगाया गया। ऐसा नहीं कि आप मीडिया वालों को गोली मारते हुए घूम रहे हैं, लेकिन आपका वो एक्सपर्टीज नहीं था। आप कभी बहुत मीडिया को मैनेज नहीं करते थे। बसपा में इतने दिन रहे, जैसे ही आप कांग्रेस में गए, आपको संगठन का काम छोड़ के, आपको दूसरा काम छोड़ के मीडिया चेयरमैन दे दिया। मतलब फेल और असफल, मतलब रुचि के विषय से अलग दे दिया ना। तो वो ऐसी चीजें जिसमें अभी अखिलेश जी आपको कोई ऐसा काम दे दें जिसमें आपकी एक्सपर्टीज ना हो, तो क्या परफॉर्म कर पाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि क्या पता मेरे नेता तत्कालीन मेरे नेता मुझे ऑलराउंडर बनाना चाहते हूँ। अब इस उम्र में ऑलराउंडर क्यों? बूढ़ा हो गया क्या मैं? ये तो आपका आज रेस लगाएंगे। आप तो आर्मी के आदमी हैं। वो हो, आप दौड़ेंगे, हम लोग दौड़ते हैं, देखते हैं। क्यों? आप चैलेंज दे रहे हैं? बिल्कुल, दौड़ तो जाऊंगा, बिल्कुल दौड़ जाएंगे आप। हाँ, दौड़ लेकिन देखते हैं, कैमरा रिकॉर्ड करेगा। हाँ बिल्कुल, कौन आगे निकलता है देखते हैं। मैं निकलूंगा। अरे उम्र हुई आपकी, हम गिराएंगे थोड़ी आपको। क्या उम्र है, कितनी उम्र है? अरे 70 के आसपास होंगे। सवाल ही नहीं। हाँ, आप भी राहुल जी 70 कहाँ से आ गए? आप भी राहुल जी जैसे 4 जून 1959 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। आप भी राहुल जी जैसे युवा नेता ही बने रहेंगे। मैं हूँ बिल्कुल। बुढ़ा भी हो जाऊंगा, दिल तो जवान है। वो तो है। तो देखिए, मैं अभी 70 का नहीं, 70 अभी बहुत दूर है। हाँ, युवा हैं अभी। बिल्कुल। हाँ, तो क्या आप कह रहे थे कि मीडिया डिपार्टमेंट आप ऑलराउंडर बनाना चाह रहे थे? हो सकता है, मैंने ये कहा, मैं भी ऐसा है, पता नहीं, हो सकता है वो ऑलराउंडर बनाना चाह रहे हैं, मैं नहीं बन पाया। आप मान रहे हैं कि नहीं बन पाए? हाँ, नहीं बन पाया है। मैं अपने दिल से जो है, वो अलग बात है, किसी को शिकायत नहीं, जो हो सका वो किया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑलराउंडर बन नहीं पाया, कांग्रेस में रह के नहीं बन पाया। आप बैट्समैन थे, छक्का चौका उड़ाते थे। अब आपको बैट्समैन को भी फील्डिंग करनी पड़ती है। हाँ, करनी पड़ती है, लेकिन आपको लगातार बॉलिंग पे फर्स्ट स्पेल के लिए बॉलर कभी बॉलिंग भी करनी पड़ती है। तो ऑलराउंडर की बात है ना, तो कभी कभी मतलब, तो कभी कभी तो मतलब आपका प्लेसमेंट सही नहीं किया कांग्रेस में, आपसे काम नहीं लिया। चलिए, वो नहीं लिया या मैं कर नहीं पाया, एक ही बात है। प्रियंका जी को जब यहाँ पर, प्रियंका जी से आप बहुत नजदीक, क्या प्रियंका जी हैं वो? प्रियंका जी बढ़िया नेता हैं, अच्छी हैं, बिल्कुल ठीक है। मेरे घर आई है 3 बार। आपके घर आई हैं? यही तो सारे कार्यक्रम करती थी। अच्छा। आप लोगों के, प्रेस वालों के जो भी होते थे, यही होते थे। एक टेबल में चारों तरफ बैठ जाते थे, उस टेबल में सारे प्रेस वालों से बात यही करती थी, अलग अलग। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, 1 to 1। और एक बार नहीं, 3 बार हुआ। तो उसी के घर से लोग जाते हैं जो जिसको अपना मानते हैं। प्रियंका जी राहुल जी में अंतर क्या है? देखिए, बहुत से ऐसे काम है जो पुरुष कर लेते हैं, महिला नहीं कर पाती। करती हैं, उतना नहीं कर पाती। बहुत से ऐसे काम हैं जो महिलाएं कर लेती हैं, पुरुष नहीं कर पाते। तो ये कुदरत का है, दोनों अच्छे। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। क्या कंपैरिजन, मैं क्या बताऊं कौन खराब है? लाइट जल रही है तो लाइट में कहाँ प्रकाश होता है? बिल्कुल होता है। हाँ, कमरे में बैठे हैं तो धूप से बचते हैं, ये कौन सा जवाब है साहब? मुझे एक चीज ये बताइए। अरे राहुल जी और प्रियंका जी में, दोनों नेता हैं, क्या अंतर आपने देखा पाया? दोनों आपके नेता थे। आप मेरी बात सुनिए। राहुल जी पदयात्रा करने में, ग्राउंड में, और अपनी बातों से लोगों को मुतमईन करने में वो भी ठीक हैं। प्रियंका जी भी पैदल चलती हैं, उतना नहीं किया उन्होंने, जो मैंने देखा। और ये नहीं कि नहीं, वो भी उनके साथ पदयात्रा की उन्होंने, उतना नहीं किया। तो वही होता है। देखिए, महिला में और पुरुष में फर्क है। अब महिला क्रिकेट टीम है, पुरुष क्रिकेट टीम है, महिला वॉलीबॉल टीम है, पुरुष वॉलीबॉल टीम है। तो ऐसा मैच थोड़ी है कि महिला और पुरुष का मैच हो जाएगा, नहीं होगा। महिलाओं का होगा, पुरुषों का होगा। अब आप, तो वो उनकी अहमियत अलग है, उनकी अहमियत अलग है। लेकिन उस खेल की वो भी माहिर, उस खेल की वो भी माहिर, दोनों माहिर। हाँ,
कुछ तो लेकिन अंतर। वो छोड़ती थोड़ी थी वो सबको, हम्म, जो भी विपक्षी थे। हम्म। कुछ अंतर दिखता है? लोग कहते हैं इंदिरा जी का रूप है वो। अपनी अपनी निगाह, अच्छी बात है, जो सोचते हैं अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, हम्म। अपना अपना देखने का तरीका। आपको भी लगता था? जी, आपको भी लगता मैंने था? उस निगाह से नहीं देखा, हम्म। मैंने उस निगाह से नहीं देखा, उधर सोच ही नहीं गई। आयरन लेडी मायावती जी के साथ काम किया ना? हाँ, वो अलग बात है। हम्म, इधर प्रियंका जी से और उनसे क्या, अब इधर कंपेयर कर रहे हैं आप। हम्म, वो अपना काम करती है, वो अपना करती है, उनका अलग तरीका है, इनका अलग तरीका है, उनकी अलग आइडियोलॉजी, इनकी अलग आइडियोलॉजी। हम्म। तो दोनों लोग, राहुल जी प्रियंका जी चाहते हैं कि बहन जी साथ आ जाए, बहुत मानते हैं लोग। मुझे नहीं मालूम। हम्म। अगर आ जाए तो सपा, बसपा, कांग्रेस, फ्यूचर अच्छा होगा ना? ये काल्पनिक बात है, कल्पना ही तो मूर्त रूप लेती है। और ये तय करना है हमारे लीडर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। मैं तो सीधा सा जानता हूं कि हमारे सेनापति ने कहा हम्म, कि ये साबित करो कि सूरज जो है पश्चिम से निकलता है, तो फिर हम पूरी ताकत लगा देंगे। हम्म, पश्चिम से निकलता है। हम्म, मैं नहीं कह रहा हूं क्या होगा क्या नहीं होगा, हम्म, जो भी करेंगे, जो भी होगा, हम्म, हम उसको अमली जामा पहनाने में हम्म, पूरी ताकत लगा देंगे। हम्म, वो क्या करते हैं मैं नहीं जानता, वो क्या करेंगे मैं नहीं जानता, हम्म। लेकिन जो करेंगे सर आंखों में, चुनाव लड़ेंगे आप? ये भी वो तय करेंगे। राज्यसभा जाएंगे? मेरे हाथ में नहीं है तय करना, अरे नहीं, कोई आप छोटे नेता थोड़ी हैं। ये मेरे हाथ में नहीं है तय करना हम्म। कि राज्यसभा के, विधान कुछ तो परिषद के। शर्त लेके आए होंगे? कोई शर्त नहीं, ऐसे चले आए? काम करना है बस। जब कांग्रेस में भी नहीं गया शर्त लेकर के, तो यहाँ क्या शर्त लेके आऊंगा। इतने बड़े नेता बिना शर्तों पे चले जाएंगे? मैं बड़ा नहीं मानता। आप कह रहे हैं, आपको धन्यवाद। आप कह रहे हैं काम करेंगे, काम करेंगे। अरे तो काम तो आप कर ही रहे हैं, कौन सा काम आपको रोका गया मैं है? निकल रहा हूँ 2 तारीख से, 2 को जाऊंगा, 3 4 छुट्टी है, हम्म। फिर 5 6 7 8 बिल्कुल शुरू। क्या करेंगे अब आप सपा में? अरे भाई, जाके संगठन देखेंगे, कैसे कैसे कैंडिडेट जिताए जाना है वो देखेंगे। अखिलेश जी से बात हो गई, जाइए घूमिए? हाँ, वो पहले शुरू बात हो गई थी कि भाई पूरे प्रदेश में जा करके पार्टी को मजबूत करना है। अकलियत समाज में जाएंगे? नहीं, सब में, सब में? अकलियत भी शामिल है उसमें। अब हरी झंडी मिल गई अखिलेश जी की तरफ से? ज्वाइन करने से पहले बात हो गई। नसीम भाई जाइए, पूरे प्रदेश में कील काटे दुरुस्त करिए। वो ज्वाइन करने से पहले बात हुई थी। अच्छा, ये घर नहीं बैठाएंगे, काम देंगे आपको? जी हाँ, नहीं काम मैं, करूंगा। जी बिल्कुल काम करेंगे। घर बैठना है तो कह के लिए ज्वाइन किए, फिर घर ही बैठो। वहां तो बैठे ही थे। अब काम करने का तरीका अलग अलग है भाई। यहाँ जोश है, जोश जोश हाई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरा भर नहीं, पूरी टीम का। ऊर्जावान तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। देख रहा हूँ आपकी टीम भी एक्टिव हो गई है बहुत। तो वही तो कह रहा हूँ मैं भी, जो आपने बाद में कहा मैं पहले कह गया। हम लोगों का भी दरबारी खूब होने लगा आपके यहाँ, मीडिया वाले भी खूब चटक के आने लगे आपके ये यहाँ। आपका घर है, मीडिया वालों का घर है, जो भी आता है मैं हो नहीं मतलब अभी इतने आप हाईलाइटेड नहीं थे बीच में, लेकिन अब मीडिया ने लपक लिया आपको, मैं जैसे ही सपा में आए हैं आप। हाईलाइट होने से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। हाईलाइट ना हो अब करके आप तो इस कहाँ नुकसान होगा और क्या फायदा होगा? नुकसान का मतलब दूसरा अब है। इससे ऊपर जा चुके आप। मैं नुकसान व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी तरीके के नुकसान है। क्या कोई नुकसान कर देगा आपका? डर मेरा लगता है मेरा क्या नहीं, नुकसान? मेरा नहीं। तमाम लोग हैं, दूसरी तरफ मोड़ दें, तीसरी तरफ मोड़ दें, ये कर दें वो कर दें, कोई चिढ़ने लगे, कोई जलने लगे, उसको तो रोक नहीं पाएंगे आप। तो अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। और अगर कोई चिढ़ता जलता नहीं है, कोई विरोध नहीं करता, तो मैं किसी लायक नहीं। बसपा में भी लोग चिढ़ते जलते थे? बोलते नहीं थे, चिढ़ते जलते थे। हाँ। और तभी तो उन्हीं ने तो बाहर कर दिया था। चलिए छोड़िए, पुरानी बात हो गई। हर जगह चिढ़ते जलते, और किससे नहीं चिढ़ते जलते, कोई एक बता दीजिए जिससे न चिढ़ते जलते हो। देखिए,
जो भी महापुरुष रहे हैं, जो उन्होंने मुसीबतें झेली हैं, उनका 1,00,000 गुना नीचे अगर हम झेल लें तो हम कामयाब हो गए। वाह, हम कामयाब हो गए। बिना मुसीबत झेले हुए कुछ भी नहीं होता। किसी ने कहा है कि आराम के दिन बीते ऐसी दुआ मत दो। आराम के दिन बीते ऐसी दुआ मत दो। एक काम तो बताओ जो आराम से होता हो। अरे क्या बात है, कमाल है। एक बार फिर से, ऐसी दुआ, आराम के दिन बीते ऐसी दुआ मत दो। आराम के दिन बीते हैं ऐसी दुआ मत दो। एक काम तो बताओ जो आराम से होता हो। वाह, ये 100% सच्चाई है। लोग कहते हैं आराम से रह रहे हैं, आराम से ये कर रहे हैं, आराम से ये कर रहे हैं। आगे चल के कई बार लोगों ने कहा आराम हराम है। मतलब आराम से रह रहे हैं, मतलब समझ लीजिए फिनिश है मामला इसका। वो आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता जिसका विरोध ना हो। वो आदमी बढ़ ही नहीं सकता जो जद्दोजहद ना करे। वो आदमी कामयाब हो ही नहीं सकता जो प्रयास न करे, घर में आराम करे। वो आदमी कामयाब हो ही नहीं सकता जो संघर्ष न करे। बिल्कुल। जो भी देख लीजिए, किसी को देखिए, देश आजाद हुआ कैसे हुआ है? आराम करने से हुआ है। कहीं से उठा करके देख लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि कहां से मिली? आराम करने से मिली। तमाम पीर पैगंबर ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी उन्होंने संघर्ष किया, तब आज उनको याद किया जा रहा है। उनके बताए रास्तों पे चल रहे हैं, और उनके बताए रास्तों पे अगर हम अमल कर लेते हैं 10% भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आराम ही नुकसान करता है। जितना जरूरत है उतना करो। अब आपको रात को सोओगे नहीं तो बीमार हो जाओगे, लेकिन आराम ही आराम करते रहो तो आराम भी तो नुकसान दे रहा है। घर में ही घुसे रहो। मोदी अमित शाह आराम नहीं करते। मैं उनको नहीं जानता, सुना है बस दूर से, मैं नजदीक से नहीं जानता। योगी जी भी आराम नहीं करते। उनको भी बहुत नजदीक से नहीं जानता हूँ, सुना है मैंने। नहीं करते, चलिए अच्छी बात है। तभी तो सत्ता में है। अब सत्ता में है, कौन कब तक रहेगा? हमेशा तो कोई नहीं रहा। कोई भी वो हमेशा नहीं रहा। बहन जी आराम करती थी? लोग कहते 4 दीवारी में रहती हैं। अब छोड़िए उनको, उनकी निजी लाइफ पे मैं नहीं जाना। मतलब बहन जी के संघर्ष के दिन देखे हैं आपने? अब उसको छोड़िए। आप नहीं मानते हैं कि वो संघर्ष करती थी? मैं कुछ नहीं इस पे कमेंट करना चाहता। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है, और मिल भी जाता है तो सब खत्म हो जाता है। बिना संघर्ष के अगर मिल गया। काशीराम जी से क्या सीखा? वो तो बलिदानी आदमी थे। बलिदानी जी, एक लाइन में बस। वो जो जितना कहा जाए उतना कम है। महापुरुष थे वो। महापुरुष। हाँ बिल्कुल। अम्बेडकर के बाद दूसरे सबसे बड़े दलित नेता। डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मैंने देखा नहीं, इनको तो देखा है ना। डॉक्टर अम्बेडकर साहब को पढ़ा है मैंने, मैं उनको मानता हूँ। बिल्कुल मानता हूँ, पढ़ के मानता हूँ, इनको देख के, साथ में रह के, साथ में खा के, साथ में घूम करके, काम करके मानता हूँ। साथ में घूमे, साथ में रहे जी। क्या सीखा आपने काशीराम जी से? देखिए, वो सिर्फ समाज के लिए सोचते थे, अपने लिए नहीं सोचा उन्होंने। जो आदमी शादी ना करे, एक पैसे के बैंक बैलेंस ना बनाए, कोई प्रॉपर्टी ना हो, ये बहुजन समाज ही मेरा परिवार है, अपना परिवार छोड़ दे, माँ बाप भाई बहन छोड़ दे, उसको क्या कहेंगे? समाज के लिए कर दे, संत कहेंगे। दूसरे लफ्जों में मैं कह दूं कि खुद करना पड़ता है। अब ये मेरे बच्चे हैं, ये सोच लें
कि मेरे पिताजी ने ये कर दिया, कुछ नहीं। अपने बल पे लड़ती है अपनी जंग हर पीढ़ी, अपने बल पे लड़ती है अपनी जंग हर पीढ़ी, नाम से बुजुर्गों के अजमतें नहीं मिलती, नाम से बुजुर्गों के अजमतें नहीं मिलती। हर पीढ़ी को अपने बल पे लड़ती है अपनी जंग हर पीढ़ी, वही कांशीराम साहब ने करके दिखाया, वही नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने करके दिखाया, और उसको और आगे बढ़ाने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, आपके सामने है। अखिलेश जी के नाम पे एक शायरी। अखिलेश जी के बारे में मुझे कई बातें याद आती हैं, कहाँ से शुरू करूं। बहुत से लोगों पे तंज कसते हैं, उस पे मैं कह दूं कि अलग बात है कि हम खामोश खड़े रहते हैं। अखिलेश जी के लिए कह रहा हूं कि ये अलग बात है कि हम खामोश खड़े रहते हैं, क्योंकि जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। बोलने की जरूरत है, लेकिन कहाँ जरूरत है ये समझना सबके बस की बात नहीं, अखिलेश यादव जी के बस की बात है। ये अलग बात है कि हम खामोश खड़े रहते हैं, क्योंकि जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है सिजरा इनका। अब इनके पिता तक जाइएगा। ऐसे दरवेशों से मिलता है सिजरा इनका, कि जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। उनके जूतों में कई ताज पड़े, कि जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। कितनों को ताज पहना दिया, कितनों को मंत्री बना दिया, कितनों को विधायक बना दिया, कितनों को सांसद बना दिया, किसको केंद्रीय मंत्री बना दिया। और ताज का मेरी मुराद वही है। ऐसे दरवेशों से मिलता है सिजरा इनका, कि जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हम इनके जिस्म की उरियानियत पे मत हंसना। उरियानियत माने बहुत से लोग आज के हालत पे देख करके हंसते हैं, उस पे कह रहा हूं। इनके जिस्म की उरियानियत पे मत हंसना। अब जहां कह रहा हूं आगे देख लीजिएगा, क्योंकि जो तुम ओढ़े हुए हो वो रिदा हमारी है। अखिलेश जी की 5 कालिदास। अब वो आप ले जाइए जहां ले जाना हो। हमारे जिस्म की उरियानियत पे मत हंसना, क्योंकि जो तुम ओढ़े हुए हो वो रिदा हमारी है। हमारे सामने ज़ेबा नहीं घमंड तुम्हें, हमारे सामने ज़ेबा नहीं गुरूर तुम्हें। गुरूर घमंड एक ही बात है। हमारे सामने ज़ेबा नहीं गुरूर तुम्हें, क्योंकि जहां तुम बैठे हुए हो वो जगह हमारी है। क्योंकि जहां तुम बैठे हुए हो वो जगह हमारी है। अखिलेश यादव जी की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नेता न होते तो बड़े शायर होते। अरे नहीं, मैं शायर नहीं होता। मैं तो इधर उधर से लोगों की सुन सुनाव के इकट्ठा कर लेता हूँ, कभी कभी खुद भी लिख लेता हूँ। मैं शायर क्या हूँ? लेखक होते। हाँ, कभी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। जैसे एक बहुत पुराना शेर है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। ये पुराना शेर है। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रह बरी पे सवाल है। इतना ही है ये, इसके आगे मैंने बढ़ाया। अब ये कहीं नहीं मिलेगा, ये तो मिल जाएगा जो पहले पढ़ा। जी। ये तो पार्लियामेंट में भी तो इधर उधर सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह जी की तो इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रह बरी पे सवाल है। मैं बताऊं कि काफिला क्यों लुटा, तेरा रह जनों से है वास्ता। मैं बताऊं कि काफिला क्यों लुटा, तेरा रह जनों से है वास्ता। मुझे रह जनों से गरज नहीं, तेरी रह बरी पे मलाल है। ये आपने बना दिया? ये बाद में मैंने जोड़ दिया, कभी कभी कर लेता हूँ। बहुत प्रतिभा संपन्न। थैंक यू। बहन जी ने पहचाना, अब अखिलेश जी पहचानेंगे आप।